बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ दी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शनिंग ऑफ किडनी की डिस्कशन की थी, जिसमें आपको याद होगा कि हमने देखा था कि किडनी कैसे यूरिन फॉर्मेशन करती है, जिसको हमने 3 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रेशर फिल्ट्रेशन, the second step is the selective reabsorption and the third step is the tubular secretion. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात की थी तो हमने ये डिस्कशन की थी कि कैसे जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो भी नेफ्रॉन में ट्रैवल करके चला जाता है, लेकिन ये जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप है ये क्या करता है कि 99% जो मटेरियल है उसको रीअब्जॉर्ब करवा कर वापस लाता है, ताकि उसमें से जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज, वाटर एंड सॉल्ट्स जो कि यूज़फुल हैं, उनको दोबारा लाया जाए ग्लोमेरुलस में और दोबारा वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट करके वापस ब्लड में भेज दिया जाए, और उसके बाद जो वेस्ट बनती हैं वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू आगे मूव करती हैं। इसी हवाले से कुछ रेलिवेंट आज का हमारा टॉपिक है, विच इज़ दी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी, कि कैसे किडनी जो है वो बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन करवाती है। ठीक है जी। और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने होम्योस्टेसिस की एग्जांपल में इसके बारे में पढ़ा था। आइए इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उस पर फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको बताया गया कि द वर्ड ऑस्मोरेगुलेटरी मींस ऑस्मोरेगुलेशन, और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था चैप्टर के, वो ये था कि मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स मतलब कि आपका जो ब्लड सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं या ब्लड फ्लूइड्स हैं, उनमें जो वाटर और सॉल्ट हैं उनकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब उनका कायम होना, उनके होम्योस्टेसिस प्रोसेस की तरफ आना, इसको हमने क्या नाम दिया था? ऑस्मोरेगुलेशन। लेकिन अगर इसी ऑस्मोरेगुलेशन की बात किडनी के हवाले से की जाए तो बात कुछ इस तरह की है कि किडनी जब ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस करती है तो उस वक्त, क्योंकि किडनी जो वेस्ट बनाती है उसे हम यूरिन कहते हैं, तो 2 टाइप्स में यूरिन को किडनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद के या तो यूरिन हाइपोटोनिक बनता है या हाइपरटोनिक बनता है। ठीक है जी। इट मीन्स डैट कि आपकी किडनी एलिजिबल है कि वो रिक्वायरमेंट्स की बेस पर, जो आपकी बॉडी में फैक्टर्स हैं उनकी बेस पर, या तो यूरिन हाइपोटोनिक बनाएगी या आपकी किडनी वो यूरिन क्या बनाएगी? हाइपरटोनिक। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वर्ड हाइपो का मतलब होता है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, और हाइपर का मतलब है सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जिसको केमिस्ट्री में हम सॉल्वेंट कहते हैं, अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्ट्स यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि हाइपो का मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। इट अल्टीमेटली मीन्स डैट कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। और अगर वाटर यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइपरटोनिक यूरिन मीन्स कि जो यूरिन प्रिपेयर होगा इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, वो डाइल्यूट कहलाएगा। इसी तरह हाइपर का मतलब आपको बताया गया कि जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा। अगर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो सॉल्वेंट है यानी वाटर, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सोल्यूट्स यानी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस तरह का जो यूरिन प्रिपेयर होगा इट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेटेड यूरिन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे
वाटर और सॉल्ट्स की मेंटेनेंस के वक्त हमारे पास जो यूरिन प्रिपेयर होता है या तो वो हाइपोटोनिक होता है या हाइपरटोनिक यूरिन होता है, जिसको हम डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने पढ़ा कि ऑस्मोरेगुलेशन की वजह से यूरिन जो है जो कंसंट्रेटेड क्रिएट होता है या फिर डाइल्यूट यूरिन क्या होता है, प्रिपेयर होता है। इसी हवाले से अगर हम इनको स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शनिंग ऑफ किडनी का अपने माइंड में रखना पड़ेगा, तब ही आपको ये हाइपोटोनिक यूरिन और एंड हाइपरटोनिक यूरिन की समझ आएगी। ठीक है जी, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक यूरिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा यूरिन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, जबकि जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो इस तरह के यूरिन को आप क्या नाम देंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है जी। अब हाइपोटोनिक यूरिन में पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपको बताया गया कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इट मीन्स डैट कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। अगर आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जब ये वाटर किडनी के पास जाएगा, किडनी इसको नेफ्रॉन के पास लेकर जाएगा, तो नेफ्रॉन का जो पहला स्ट्रक्चर था जिसको हमने कहा था रीनल कॉर्पस्कल, तो रीनल कॉर्पस्कल तक जब ये वाटर पहुंचेगा तो क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस वजह से किडनी क्या करेगी कि फ़िल्टर करेगी मोर वाटर, ज़्यादा वाटर की फिल्ट्रेशन होगी। इट मीन्स डैट जो फंक्शनिंग ऑफ किडनी का पहला स्टेप था जिसको आपने नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन दिया था और बाद में उसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया था, तो क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पढ़ा था या प्रेशर फिल्ट्रेशन पढ़ा था जो कि ग्लोमेरुलस की वजह से होती थी, उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑफ यूरिन में आपके पास वाटर ज़्यादा है तो किडनी ज़्यादा वाटर की क्या करेगी, फिल्ट्रेशन करेगी, और ये फंक्शन ऑफ किडनी के फर्स्ट स्टेप में होगा। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी तो अब किडनी को ज़रूरत नहीं है कि वो रीअब्जॉर्प्शन करे, क्योंकि वैसे ही पानी बहुत ज़्यादा है जिसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिल्ट्रेशन के वक्त जितनी रिक्वायरमेंट थी वो किडनी ने अपनी पूरी करवा ली थी, यानी नेफ्रॉन्स ने। तो इस वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लेस। रीअब्जॉर्प्शन की कंसंट्रेशन लेस होने का मतलब ये है कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस हवाले से क्या होगा कि क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन कम हुई है तो एबंडेंट अमाउंट में, एबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका यूरिन क्या होगा, रिलीज्ड होगा, यानी आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगा। तो जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपकी बॉडी से यूरिन एलिमिनेट होगा तो इस तरह के यूरिन को या इस तरह के यूरिन की जो टाइप है इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोटोनिक यूरिन। ठीक है जी, आइए हम इसको पहले यहाँ तक रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास पेज नंबर 25 है, टॉपिक का नाम है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी। Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts, यानी वाटर और सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसकी रेगुलेशन रहना। रेगुलेशन मतलब उनका कायम रहना, उनकी मेंटेनेंस रहना। कहाँ पे, इन ब्लड, कहाँ पर, इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है जी। Kidney play an important role in the osmoregulation by regulating the water contents of blood। ये बात हमें पहले भी पता है कि जो आपकी वाटर की कंसंट्रेशन है या उसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं यानी सॉल्ट्स, उनको बैलेंस करने का जो ज़िम्मा है या टास्क है वो असल में किसका है, किडनी का है। आपको याद होगा उस टास्क को प्रॉपरली आपने जो है वो किडनी के यूनिट नेफ्रॉन में डिस्कस किया था। It is an important process as excessive loss of water concentrates the body fluids, यानी बॉडी फ्लूइड्स को वो क्या कर देता है, कंसनट्रेट कर देता है इस प्रोसेस में। whereas excess intake of water dilutes them,
यानी अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर लेंगे तो आपका जो यूरिन बनेगा, ज़ाहिरी सी बात है वो क्या बनेगा, डाइल्यूट्स फॉर्म में बनेगा। और अगर आप पानी कम पिएंगे तो अल्टीमेटली सी बात है कि आपका जो यूरिन है वो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड। तो इसी हवाले से सबसे पहले हम बात करने लगे हैं हाइपोटोनिक यूरिन के बारे में। When there is excess water in body fluids, यानी जब आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो किडनी फॉर्म डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक यूरिन। तो किडनी जो है वो हाइपोटोनिक यूरिन बनाएगी। अब हमने देखना है किस प्रोसेस के थ्रू बनाएगी, तो वही आगे लिखा है, फॉर दिस प्रोसेस किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन्स कैप्सूल। यानी जो पहला स्ट्रक्चर था आपको याद होगा नेफ्रॉन को, जिसको हमने रीनल कॉर्पस्कल का नाम दिया था, उसके दो पार्ट्स थे। द फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड द सेकंड इज बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है कि क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है फंक्शनिंग में, तो उनकी बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। वो ये है कि किडनी फिल्टर करेगी ज़्यादा वाटर को, कहाँ से, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, और वो कहाँ, इनटू बोमेन्स कैप्सूल, जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ है। सिमिलरली इसी तरह लेस वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, जो रीएब्जॉर्प्शन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वाटर पहले से ही ज़्यादा है तो ज़रूरत ही नहीं है रीएब्जॉर्प्शन की। तो इस वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन है उसकी कंसंट्रेशन लेस हो जाएगी एंड एबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, और ज़्यादा कसरत में या ज़्यादा अमाउंट में जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, जिसको हम डाइल्यूट यूरिन का नाम देंगे। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। अब जब बॉडी फ्लूइड्स में ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन थी तो उस ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन की वजह से बॉडी फ्लूइड्स जो थे वो कुछ लम्हात के लिए डिस्टर्ब थे, लेकिन किडनी ने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की कंसंट्रेशन थी उसको लिया, उसकी फिल्ट्रेशन करके उसको यूरिन बना के बॉडी से एलिमिनेट कर दिया, जिस वजह से आपकी बॉडी का जो वॉल्यूम है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स का वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। अब अगर वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है, इट मीन्स दैट वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ रहा है, इट मीन्स दैट वो बैलेंस की फॉर्म में आ रहा है, इट प्रॉपरली मीन्स दैट कि यहाँ पर क्या कर हो रही है, होम्योस्टेसिस। तो असल में जब हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा तो होम्योस्टेसिस का यहाँ पे प्रोसेस अकर होगा, जिसके अंदर एक मेजर रोल जो है वो किसका है, किडनी का। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी टाइप आ जाती है विच इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक यूरिन। अब आपको ये बात तो समझ आ गई है कि हाइपरटोनिक का मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे हाइपर का मतलब कि जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो सॉल्वेंट है यानी वाटर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। आप सॉल्ट्स की जगह सोल्यूट भी लिख लीजिए, ठीक है, ये सोल्यूट एंड सॉल्ट्स ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा यूरिन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, मीन्स टू से जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। तो इस तरह का जो यूरिन प्रिपेयर होगा इट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक यूरिन। अब देखिए क्योंकि हाइपरटोनिक यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो इस वजह से ये बल्कि पहले मैंने लिख ही दिया है कि वाटर कंसंट्रेशन इज़ लेस मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। जब कंसंट्रेशन कम है तो जाहिर सी बात है किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन में चेंजेस लाएगी। वो चेंजेस क्या होंगी कि किडनी लेस करेगी फिल्ट्रेशन वाटर की। लेस क्यों फिल्ट्रेशन करेगी, क्योंकि पहले ही कंसंट्रेशन वाटर की क्या है, कम। अगर फिल्ट्रेशन ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगी किडनी तो वाटर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस वजह से किडनी क्या करेगी कि लेस कंसंट्रेशन में जो किडनी है वो क्या करेगी, फिल्ट्रेशन करेगी। उसके बाद जब रीएब्जॉर्प्शन होनी है, जो कि सेकंड पॉइंट है, तो रीएब्जॉर्प्शन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। किडनी का जो यूनिट है नेफ्रॉन या किडनी कह लीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और सॉल्ट्स को वापस बुलाया जाए ग्लोमेरुलस में और उसको एक्सट्रैक्ट करके वापस कहाँ भेज दिया जाए, ब्लड में, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पहले से ही क्या है, कम। तो
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के स्पेसिफिक पार्ट से, और उसको उठा के दोबारा जो है ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस से वापस ब्लड में भिजवा दिया जाएगा। इट मीन्स डैट कि हाइपरटोनिक यूरिन में आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसकी कंसंट्रेशन फास्ट हो जाती है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि रीअब्जॉर्प्शन इज हाई, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर, तो जो यूरिन प्रिपेयर होगा अगली स्टेज पे, जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं, तो उस स्टेज पे जो यूरिन प्रिपेयर होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इसी तरह लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी लेस अमाउंट में यानी कम कंसंट्रेशन में जो यूरिन है वो क्या होगा, प्रिपेयर होगा। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एक आपको जर्नल एग्जांपल दी जाए तो आपको यकीनन ये बात समझ आएगी कि जब अक्सर साल में एक मरतबा जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के मंथ में हम रोज़े रखते हैं। माशाल्लाह जब हम रोज़ा रखते हैं तो मॉर्निंग यानी सहरी टाइम में हम पानी एक दफ़ा पी लेते हैं, ठीक है। वो आप 1 गिलास पीजिए, 2 पीजिए या 3 गिलास। आप जब वो गिलास 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपने सारा दिन जो है वो पानी नहीं पीना होता। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो किडनी है उस वक्त, क्योंकि उसे पता है कि वाटर स्पेसिफिक अमाउंट में आ चुका है, ठीक है, और आप मज़ीद पानी नहीं पी रहे, तो बॉडी में किडनी का काम है कि ये बैलेंस करना कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है, यानी उस टाइम किडनी जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रही होती है। अब क्योंकि उसे पता है कि उस किडनी ने हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहकर हाइपरटोनिक यूरिन प्रिपेयर करना है, तो इस वजह से किडनी अपने आप को इस फॉर्म में बैलेंस करती है कि सबसे पहले तो किडनी क्या करेगी, फिल्ट्रेशन कम कर देगी, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा रखेगी। इसलिए अक्सर रमज़ान में क्या होता है, हमें प्यास तो लगती है लेकिन वो थोड़ी देर के बाद हम उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं, थोड़ा सा बियर करते हैं, तो वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, रीअब्जॉर्प्शन होती जाए, रीअब्जॉर्प्शन ना हो बिल्कुल भी, तो उस वजह से बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। फिर तो रमज़ान में हमें हर वक्त पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं ये स्पेसिफ़िकली इस तरह की, जिस तरह रमज़ान की मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी, ये कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में बैलेंस है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पानी पीते रहेंगे तो आप ज़िंदा रहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा पानी पीते रहेंगे हाइपरटोनिक में तभी ज़िंदा रहेंगे, नहीं। अगर आप पानी नहीं भी पीते, जैसा कि रमज़ान की एग्ज़ाम्पल आपको दी गई, तो फिर भी आपकी बॉडी जो है, यानी बॉडी में किडनी जो है और किडनी में मौजूद नेफ्रॉन, वो इस तरह अपने आप को बैलेंस करेंगे कि पानी ना होने की सूरत में, यानी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में भी या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हुए भी वो यूरिन प्रिपेयर करेंगे। लेकिन आपने इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस किया होगा कि रमज़ान वगैरह में जो यूरिन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लेस हो जाती है, यानी कम यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है। जबकि अक्सर आपने ये चीज़ फील की होगी कि जब आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो यूरिन भी आपको बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में अबंडेंट अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज़ होगा, ठीक है। और अगर आप यूरिन जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल वाटर की कंसंट्रेशन को कम रखते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, तो उस इन्वायरमेंट में लेस अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। आइए हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 26। When there is shortage of water in body fluids, shortage यानी less amount of water in the body fluids, kidneys filter less water from glomerular capillaries। अब फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि पहले ही वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम, एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन वाटर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। जितनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड में मिक्स करेगा ताकि वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाए। लेस फिल्ट्रेशन होगी और मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो प्रोड्यूस करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी हाइपरटोनिक यूरिन। इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। इंक्रीजेज यानी इसमें जाहिर सी बात है वाटर आकर ऐड हो रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें जो बॉडी फ्लूइड्स के जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन इंक्रीज होने के बाद, यानी चीज़ों की एडिशन होगी तो इंक्रीमेंट के बाद वो नॉर्मल होगा।
और दिस होल प्रोसेस इज़ अंडर दी हार्मोनल कंट्रोल। और आप ये भी याद रखिएगा कि इसमें कुछ जो फंक्शनिंग है वो हार्मोन्स की भी है। अब हार्मोन्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, हार्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वर्कआउट करते हैं। होपफुली हार्मोन्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो इसकी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं आगे। एक हिसाब से स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बताऊं तो यहाँ तक हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसके यूनिट के स्ट्रक्चर की डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर में और उसकी फंक्शनिंग देखी थी। आज हमने देखा कि फर्दर मोर किडनी की फंक्शनिंग में क्या प्रोसेस है कि किडनी कैसे यूरिन बनाती है। तो हमने दो मेथड देखे, द फर्स्ट इज़ हाइपोटोनिक एंड द सेकंड इज़ हाइपरटोनिक। अब हम देखने लगे हैं कि किडनी में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिसऑर्डर जो कि किडनी में आता है या कह लीजिए किडनी में होता है वो स्पेसिफिकली कहलाता है आपके पास किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं कि आपकी जो क्या कहते हैं किडनी है उसमें पत्थर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि किडनी में स्टोन्स बनते कैसे। तो उसकी रीज़न कुछ इस तरह की है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि जाकर एक छोटी सी पॉइंट पर, चाहे वो आपका यूरेटर है, किडनी है या यूरिनरी ब्लैडर है, इनमें जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? वो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स, या कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, जिस तरह के आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि टोमेटो के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, या फिर अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं कि जाके एक छोटा सा मैस बना देते हैं और उस मैस के ऊपर जमा होते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो डेपोजिशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हम कहते हैं कि वो हार्ड डिपोजिशन स्टार्ट हो गई है। हार्ड डिपोजिशन का मतलब है कि वो एक जगह पे जब जमा होते रहते हैं तो वो छोटा सा एक हार्ड मैस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज़ कॉल्ड स्टोन। क्योंकि ये किडनी में बनता है या उससे रेलिवेंट या उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में बनता है, इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? किडनी स्टोन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा गया है कि यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड यूरिन तभी बनता है जब सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, यानी इट मीन्स डैट कि जब आपके क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स यानी ज़्यादा सारे सॉल्ट्स होंगे, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा, आप पानी सही तरह नहीं पी रहे, उस वजह से इस तरह के कुछ केमिकल्स जो हैं वो जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं और एंड दे मेड हार्ड डिपॉजिट्स। जब ये डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वजह से आपकी जो किडनी है उसमें क्या बनना शुरू हो जाते हैं? स्टोन्स। इट मीन्स डैट कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपकी किडनी को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, मोस्टली टाइम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ही मिलेगा, उस वजह से आपको क्या हो सकते हैं? किडनी स्टोन्स। अब इसी हवाले से जब हमने बात कर ली कि ये एक प्रॉब्लम है किडनी में विच इज़ कॉल्ड किडनी स्टोन्स, तो अब हम उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि किस वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं, फिर सिम्टम्स पढ़ेंगे कि क्या इलामात हैं जिनको देख के पता चलता है कि किडनी स्टोन्स हैं, और फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो आइए पहले हम किडनी स्टोन्स के बारे में रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 26 पे बॉटम पे आपको टॉपिक मिल जाएगा, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। There are many different kidney disorders. The first is kidney stones. When urine become concentrated, यानी जब यूरिन concentrated होता है, it means that के hypertonic concentration में होता है या hypertonic यूरिन होता है, तो crystals of many salts, बहुत से salts के जो crystals हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। For example, calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acids, etc. आर फॉर्म्ड इन इट, ये बनना शुरू हो जाते हैं। और सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स। अब ये यूरिन में से तो पास कर नहीं सकते क्योंकि ये स्टोन बन जाना शुरू हो जाता है,
हार्ड मैस लाइक स्ट्रक्चर, और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, जिस वजह से यूरिन में से पास करना इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टोन स्टार्ट एट किडनी। पहली बात तो ये स्टार्ट किडनी में होते हैं। सम में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, कुछ जो हैं वो किडनी से ट्रैवल करके कभी आके यूरेटर में फंस जाते हैं, कभी कभार वो यूरेटर से ट्रैवल करके नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कॉजेज़ की तरफ कि किडनी स्टोन्स होने के कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। कहते हैं जी द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज। सबसे पहली चीज़ आपकी एज है, क्योंकि एज जो है वो मैटर करती है कि एज के हिसाब से आप खाना खाते हैं। ठीक है, फूड इनटेक करते हैं डिफरेंट टाइप का। अब वो फूड डिपेंड करता है जिस एज में आप खा रहे हैं वो किस टाइप का है, जिस तरह आगे उसी फूड के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी बात डाइट में अगर आप कंटेनिंग करें मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, या सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा खाएं, या विटामिन आप बहुत ज़्यादा लें, सी एंड डी। ठीक है, और रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कि आपको बार बार किसी वजह से यूरिनरी ट्रैक जो है उसमें इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, कोई भी वजह हो सकती है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, कि पानी आप बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, यानी आप अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल करते हैं। ये वो रीज़न्स हैं, या यूँ कह लीजिए ये वो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं सिम्टम्स, कि वो इलामात क्या हैं जिनको देख के पता चलेगा कि आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स हैं। द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड सीवियर पेन इन किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और इन लोअर एब्डोमेन से मुराद के इस पोर्शन में जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ठीक है, वॉमिटिंग यानी उल्टी का आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी यूरिन आना आपको बहुत ज़्यादा, और उसमें एंड फाउल स्मेल यानी एक बू सी आना। वो बू किस वजह से होगी वो भी आगे लिखा हुआ है कि बू तो होगी, उसके साथ साथ ब्लड एंड पस, यानी आपका जो यूरिन है उसमें आपको ब्लड भी आएगा और उसमें पस भी आएगी, जिस वजह से एक फाउल स्मेल भी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो यूरिन में से वो स्मेल आती है। ये चीज़ें अगर आपको पता चलें कि हो रही हैं, इट मीन्स डैट कि आपको चांसेस हैं कि आपको किडनी स्टोन्स हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं कि क्या हैं, किडनी स्टोन्स। तो आपने देखा कि अभी हमने किडनी स्टोन्स के कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, इसके सिम्टम्स। अब क्योंकि हमें वजूहात पता चल गई हैं कि इन वजूहात की वजह से हुई है हमें किडनी स्टोन्स, और सिम्टम्स पता चल गए हैं कि ये हो रहा है जिस वजह से किडनी स्टोन्स हैं। अब जाहिरी सी बात है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करना है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे इट इज़ ट्रीटमेंट, कि इलाज किया जाए। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो 90% चांसेस हैं कि आप क्या करें। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ये है कि 90% चांसेस हैं कि आपके स्टोन्स रिमूव हो सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, कि आप एक चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दें तो 90% चांसेस हैं कि आपके किडनी स्टोन्स रिमूव हो सकते हैं। अब वो 90% जो स्टोन्स रिमूव करने का मेथड है वो ये है कि यू यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो पानी पीना शुरू कर दें, कसरत अमाउंट में। अब आप ज़्यादा पानी जब पिएंगे तो जाहिर सी बात है कि किडनी स्टोन्स की जो रीज़न है वो है हाइपरटोनिक यूरिन। तो जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो हाइपरटोनिक से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, हाइपोटोनिक। जब वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं, जब किडनी फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेगी तो वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर होने की वजह से अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो जाएगा और अबंडेंट अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज होगा। अब जो स्टोन्स हैं उसके ऊपर जब बार बार पानी गिर रहा होगा तो वो स्टोन्स जो हैं क्योंकि वो हार्ड डिपॉजिट्स हैं तो वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, जैसे ही वो सॉफ्ट होना शुरू होंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे, वाटर उसके ऊपर क्योंकि गिरता जा रहा है तो वाटर उसको इतना सॉफ्ट बना देगा कि वो आराम से बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी स्प्लिट होके, टूट कर, सेपरेट होके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे और वो आपके यूरिन से क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये पहला मेथड है, आपको इसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ क्या करना है कि 90% चांसेस हैं
या 90% किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के चांसेस यही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पिएँ, पानी पिएँ। ठीक है, तो आ जाइए इसे रीड करते हैं। ये ट्रीटमेंट है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। About 90% of all the kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water. Plenty of water यानी ज़्यादा कसरत से पानी पीना। अब अगर इससे आपको आपके स्टोन्स नहीं जा रहे तो फिर आपको अगले स्टेप में मूव करना पड़ता है ट्रीटमेंट के, विच इज़ कॉल्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो वही देखिए आगे लिखा हुआ है कि इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इज ओपन्ड एंड स्टोन, और ब्रैकेट में एस लिखा है, इट मीन्स दैट स्टोन एक भी हो सकता है और एस लगने से स्टोन्स बन जाएगा कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टोन्स आर रिमूव्ड यानी जो अफेक्टेड एरिया उसको काटा जाएगा, काट कर उस अफेक्टेड एरिया से, उस जगह से स्टोन्स को क्या कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी है जो कि यूज़ किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी। स्टूडेंट्स ये एक बड़ा ही अच्छा मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके स्टोन्स हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से भी नहीं रिलीज़ हो रहे, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट इट मीन्स दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन आपके स्टोन्स अभी भी मौजूद हैं, तो आप सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं विच इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी के बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाता है, जो मैंने अभी आपको एक लाइन रीड करके बताई कि अफेक्टेड एरिया फॉर एग्जांपल ये इसको काटा जाएगा, अंदर से किडनी को निकाल के अफेक्टेड एरिया से काटा जाएगा, उसको खोल के उसमें से स्टोन निकाल लिए जाएंगे और फिर स्टिचेस लगा दिए जाएंगे। ये थर्ड स्टेप है। सेकेंड स्टेप पे आती है आपके पास लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है, ये असल में शॉक वेव्स होती हैं, लेकिन ये शॉक वेव्स जो हैं ये नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं। नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब है कि इनमें करंट नहीं होता। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स हैं, ये आपकी किडनी को टारगेट किया जाता है, इन शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है, फेंकवाया जाता है या फेंका जाता है। ये शॉक वेव्स आती हैं, ट्रैवल करती हैं स्किन से अंदर, किडनी से अंदर, और स्टोन्स के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं, उनके ऊपर गिरती हैं। जैसे वो स्टोन्स के ऊपर गिरती हैं वो स्टोन्स को स्प्लिट कर देती हैं, तोड़ देती हैं। तोड़ने जब वो टूटते हैं वो टूट के छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, लाइक सैंड लाइक स्ट्रक्चर, और फिर जैसे यूरिन बनता है तो वो यूरिन में मिक्स होकर वो आपकी जो टोटल यूरिन जब आपने उसको एक्सक्रीट करना है तो वो एक्सक्रीशन के वक्त जो है वो सैंड लाइक स्ट्रक्चर बन के आपके यूरिन से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो लिथोट्रिप्सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इट इज़ एन नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जिनको अफेक्टेड एरिया पे बम्बार्ड करवाया जाता है, स्टोन स्प्लिट होते हैं और आपके यूरिन से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो आइए इसे रीड करते हैं लिथोट्रिप्सी को। लिथोट्रिप्सी इज़ एन अदर मैथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए लिथोट्रिप्सी एक दूसरा मेथड है। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन स्टोन्स इन द यूरिनरी सिस्टम, यानी यूरिनरी सिस्टम पे जहाँ पे वो मौजूद होंगे वहाँ पे शॉक वेव्स को बम्बार्ड करवाया जाएगा। यूरिनरी सिस्टम में जहाँ पर मौजूद होंगे, इसका मतलब जैसा कि आपको बताया गया कि इट में बी ऑन किडनी लेवल, कि किडनी लेवल पे यानी किडनी के स्ट्रक्चर पे हो सकते हैं, यूरेटर में कहीं पर हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकते हैं। तो जिस पोर्शन में होंगे उस पोर्शन पे इन वेव्स को बम्बार्ड करवाया जाएगा। वेव्स हिट द डेंस स्टोन, डेंस यानी जो गहरा है, इधर डेंस का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि अगर ये डेंस ना होता तो ये तो इजीली प्लेंटी ऑफ वाटर से रिमूव हो जाता, लेकिन जो प्लेंटी ऑफ वाटर से रिमूव नहीं हुए स्टोन, इट मीन्स दैट कि जो स्टोन्स हैं वो डेंस हैं, वो अपनी जगह पे साबित कदम हो गए हैं, डिटर्मिन हो गए हैं, उस जगह पर पक्के हो गए हैं कि वाटर से वो नहीं टूट रहे, जिस वजह से आपको ये नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स यूज़ करनी पड़ रही हैं। तो वेव्स हिट द डेंस स्टोन एंड ब्रेक दैम, वेव्स उसके ऊपर गिरेंगी और उसको पीसेस में तोड़ देंगी। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, अब ये जो स्टोन्स हैं ये सैंड लाइक बन जाएंगे, ठीक है, एंड आर पास थ्रू यूरिन, और ये कहाँ से पास कर जाएंगे, आपके यूरिन से। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा, हमने किडनी स्टोन से बात स्टार्ट की, उन किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा, फिर कॉजेज़ पढ़े, फिर उसकी आप कह लीजिए कि एक हिसाब से कॉजेज़ के बाद हमने सिम्टम्स पढ़ी, और सिम्टम्स के बाद हमने ट्रीटमेंट की बात स्टार्ट की।
एक ट्रीटमेंट तो बहुत ही इजी थी कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए तो स्टोन्स 90% रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अगर इस मेथड से नहीं हो रहे तो सेकंड मेथड आपको बताया कि वो था लिथोट्रिप्सी, कि नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स को बम्बार्ड करवाया जाए। अगर इससे भी नहीं होता फिर थर्ड मेथड है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाए, या सर्जिकली आपके उस पोर्शन को काटा जाए, उधर से जहाँ पर भी स्टोन अवेलेबल है वो आपका टारगेट पोर्शन है उसको काट कर स्टोन को रिमूव करके स्टिचेस लगा के बंद कर दिया जाए। तो यहाँ तक ये वो मेथड हैं ट्रीटमेंट के जिससे आपकी जो किडनी है उसको ईजीली आप जो है उसमें से स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं और आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है वो फिर स्टार्ट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा डे 5 का वर्क है वो आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिए इस वर्क को और अपने पास राइट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर, जिसको आप रीनल फेलियर का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किडनी स्टोन्स की बात डिस्कस की थी। आपको याद होगा जब हमने किडनी स्टोन्स की बात डिस्कस करना स्टार्ट की थी तो आपको ये बताया गया था कि अगर आपकी किडनी में किसी भी सिचुएशन की वजह से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपरटोनिक कंडीशंस चल रही हैं तो उस वजह से हार्ड डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है केमिकल्स की जो कि स्टोन्स बना देते हैं। फिर आपको याद होगा कि स्टूडेंट्स हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था कि उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ गए थे। जब हमने ट्रीटमेंट की बात की तो हमने सबसे पहले ये कहा कि इफ़ वी यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर देन 90% ऑफ द स्टोन्स रिमूव्ड, यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ करें तो 90% स्टोन्स रिमूव हो सकते हैं। बट अगर ऐसा ना हो, यानी बहुत ज़्यादा डेंस स्टोन हैं यानी हार्ड स्टोन्स हैं जो कि वाटर से भी सेपरेट नहीं हो रहे, तो हम अपने सेकंड मेथड की तरफ मूव कर गए थे विच इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। और स्टूडेंट्स हमने प्रॉपरली देखा कि कैसे लिथोट्रिप्सी को यूज़ करके हम स्टोन्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी स्टोन्स नहीं टूटते, फिर भी वो यूरिन से पास नहीं करते, तो लास्ट स्टेप जो हमने यूज़ किया था वो ये था सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट मीन्स टू से कि आप अपना जो अफेक्टेड एरिया है उसको कट करेंगे, वहाँ से किडनी को कट करेंगे, स्टोन्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद स्टिचेस लगा के किडनी को मतलब क्लोज कर देंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स वो बातें होगी जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर की थी। अब हम मूव करते हैं मतलब एडवांस करते हैं अपने लेक्चर को, और उस एडवांसमेंट में ये देखते हैं कि अगर हमारी किडनी काम करना ही छोड़ दे विच इज़ कॉल्ड रीनल फेलियर, मीन्स टू से कि अब ना तो आप उसके किडनी स्टोन्स को वाटर से रिमूव कर सकते हैं, ना आप लिथोट्रिप्सी यूज़ कर सकते हैं, ना ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा है, किडनी ने अपना फंक्शन करना ही छोड़ दिया, विच इज़ कॉल्ड रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मीन्स टू से कि आपकी कंप्लीट और पार्शियल किडनी जो है वो फंक्शन करना छोड़ दे। कंप्लीट और पार्शियल का मतलब यह है कि अगर दोनों किडनी फंक्शन करना छोड़ देंगी तो हम कहेंगे कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी, और अगर एक किडनी काम करना छोड़ दे तो हम कहते हैं पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी। तो इसी हवाले से मैंने यहाँ पे लिखा रीनल फेलियर्स। यहाँ पे वर्ड रीनल का मतलब आपको पहले भी बताया गया कि जहाँ पे वर्ड रीनल आए इट मीन्स डैट वहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, किडनी की, रीनल रिलेटेड टू किडनी। तो इस हवाले से देखा जाए तो रीनल फेलियर मीन्स टू से कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू फंक्शन, यानी या तो दोनों या एक किडनी जो है वो अगर फंक्शन करना ही छोड़ दे तो हम कहते हैं कि इट इज़ रीनल फेलियर। और आप जानते हैं किडनी का जो फंक्शन था वो क्या था, यूरिन फॉर्मेशन, कि अगर किडनी यूरिन फॉर्मेशन ना कर सके या एलिजिबल ना हो तो हम कहते हैं कि अब वो किडनी फेल हो गई है, यानी अब वो ये काम नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे सवाल ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या रीज़न है जिस वजह से आपकी जो किडनी है उसने काम करना छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स इसका जो कॉज है, वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले नंबर में जो कॉज आता है वो है हाइपरटेंशन।
ठीक है। हाइपरटेंशन यानी बहुत ज़्यादा टेंस होना इस वजह से, या दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। स्टूडेंट, डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ आल्सो नोन एज शुगर, ठीक है। अगर किसी को शुगर है, शुगर का पेशेंट है, जिसको डायबिटिक पेशेंट भी कहा जाता है, तो उसके चांसेस हैं कि उसकी रीनल फेलियर हो सकती है, यानी किडनी फेल हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई ड्रग्स का ओवरडोज करता है, यानी बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ कर रहा है, या किसी भी वजह से कोई भी मतलब ऑपरेट वगैरह हो रहा था, या अचानक खुद ब खुद उसकी सडन यानी अचानक इंटरप्शन हो गई है ब्लड सप्लाई की। इंटरप्शन यानी कट गया है लिंक, किडनी का जो ब्लड किडनी तक जा रहा था वो इंटरप्ट हो गया किसी भी वजह से, तो ये वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपकी किडनी जो है वो वर्क करना यानी काम करना छोड़ सकती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे ये नहीं कहा कि टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी स्टार्ट द वर्क फॉर डे 6, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मेरे से स्टार्टिंग में मिस हो गया, तो ये आप देख लीजिए कि आज हम डे 6 का वर्क जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम दोबारा इस बात को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि अगर कोई इंसान है, कोई ह्यूमन है जिसको हाइपरटेंशन है, तो चांसेस हैं कि उसकी किडनी फेल हो सकती है। या अगर कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जिसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मतलब उसको शुगर है, तो चांसेस हैं कि उसकी किडनी फेल हो सकती है। इसी तरह अगर कोई ओवरडोज करता है ड्रग्स की, ठीक है, ओवरडोज यानी ड्रग्स वगैरह लेता है, तो ड्रग्स ज़्यादा लेने की वजह से इट इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड टू किडनी, तो किडनी फेल हो सकती है। या अचानक कोई ब्लड सप्लाई की इंटरप्शन हो गई, इंटरप्शन यानी लिंक कट गया है, ब्लड ट्रैवल नहीं कर रहा किडनी तक, इन वजूहात की वजह से आपकी किडनी जो है वो फेल हो सकती है। अब यहाँ पे एक और सवाल, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है, अगर किडनी फेल हो रही है तो ये कॉजेज़ हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए, जब भी आपने किसी डिज़ीज़ को मालूम करना होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये डिज़ीज़ अक्कर है, हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए आप सिम्टम्स की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप जो था जो हमने पढ़ना है वो है सिम्टम्स। तो इसको यानी सिम्टम्स को हम रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगा, आपने उन्हें अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है जी। तो आज ये पेज नंबर 27 पे रीनल फेलियर जी, रीनल फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू फंक्शन, यानी एक या दोनों किडनीज जो हैं वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगी, तो हम कहेंगे कि किडनी फेल हो गई है। डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। लीडिंग यानी ज़्यादा रीजंस यही हैं। इन सर्टेन केसेस कभी कभार ये हो सकता है कि सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, कि ब्लड सप्लाई जो है उसके इंटरप्शन हो गई है, एंड ड्रग ओवरडोजेस यानी ड्रग की ओवरडोज हो गई है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा ले लिए गए हैं, में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। तो ये भी इसी के रिजल्ट्स की वजह से, यानी ये भी उसी के कॉजेज़ में आता है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ दी सिम्टम्स, ठीक है, इलामात। द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज़ दी हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, कि ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट बन रहे हैं, जिसमें से एक जो कंसनट्रेशन में ज़्यादा वेस्ट बन रहा है वो है यूरिया, ठीक है, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या होगी, वॉमिटिंग होगी। नोज़िया, नोज़िया मीन्स के वॉमिट होने से पहले यानी उल्टी होने से पहले जो फीलिंग्स होती हैं, जो घबराहट होती है कि यू फील के आपको उल्टी होने वाली है, आप वॉमिट करने वाले हैं, उससे पहले की जो कंडीशन होती है उसे नोज़िया कहते हैं, ठीक है। वेट लॉस, वेट लॉस यानी वज़न का कम होना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन, यानी पेशाब में यानी यूरिन में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड का भी आना, और वैसे भी यूरिन की कंसनट्रेशन बढ़ जाना। एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। स्वेलिंग ऑफ लेग्स यानी आपकी टांगें जो हैं, आपकी लेग्स जो हैं वो फूलना स्टार्ट कर देती हैं, फीट आपके पाँव फूलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फेस और आपका चेहरा, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस लेने में दुश्वारी होती है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, जिनकी किडनी फेल होती है, अल्लाह मुआफ़ करे,
लेकिन इस कंडीशन में ये तमाम काम जो हैं, ये सिम्टम्स जो हैं, ये उस पेशेंट में नज़र आते हैं जिस पेशेंट की वाकई किडनी जो है वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है या किडनी फेल हो जाती है। अब आपने देखा कि सबसे पहले हमने स्टार्टअप लिया कि किडनी फेल होती है, फिर हमने उसकी कॉजेज़ पढ़े कि किन वजूहात से फेल होती है, फिर हमने उसकी सिम्टम्स पढ़ी कि क्या इलामात हैं जिस वजह से आपकी किडनी क्या होती है, फेल। अब ये तो हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है कि किडनी फेल हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि अब तो ये किडनी काम नहीं कर सकती। अब अगर ये काम नहीं कर सकती तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम मूव करेंगे ट्रीटमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर किडनी फेल हो गई है तो इसकी फेल होने के बाद ट्रीटमेंट जो आपके सिलेबस में है वो दो तरह के हैं। द फर्स्ट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। द फर्स्ट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये मैंने ट्रीटमेंट की हेडिंग दे दी, किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का मतलब यहाँ पे है चेंज, यानी आप किसी डोनर से किडनी चेंज कर लीजिए। आपकी किडनी ख़राब हो गई है, ये अब वर्क नहीं कर सकती, ये फंक्शन नहीं कर सकती। आप अपनी बॉडी से रेलिवेंट कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो कि डोनर में होनी चाहिए, उसके साथ अगर वो मैच हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका ब्लड का मैच होना, प्रोटीन्स का मैच होना, ये तमाम चीज़ें मैचिंग के बाद आप उससे किडनी जो है वो ले लीजिए। जो किडनी देगा वो डोनर कहलाएगा और वो किडनी आप लगवा लीजिए अपनी बॉडी में, देन इट इज़ कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है, किसी से किडनी आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, फिर परचेजिंग के बाद उसको एडजस्ट करवाने में, ऑपरेट करवाने में ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक्सपेंस होता है। अब जो इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते लेकिन वो फिर भी पेशेंट हैं, अब उन्होंने ज़िंदा तो रहना है, तो इस वजह से एक और ट्रीटमेंट है सेकंड, विच इज़ कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम यूँ कहते हैं कि डायलिसिस मीन्स टू से क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, कि आप अपने ब्लड को साफ तो करवाएं लेकिन आर्टिफिशियल मेथड से। आर्टिफिशियल मेथड मीन टू से कि आप कोई मशीन यूज़ करेंगे जो कि आपके ब्लड को साफ करेगी, और ये मशीन उसी तरह काम करेगी जिस तरह आपकी बॉडी में किडनी वर्क कर रही थी। तो आप यूँ समझिए कि कुदरती तौर पे नेचुरली प्रोसेसेस में अल्लाह ताला ने जो किडनी है एज अ मशीन, एक गैजेट की फॉर्म में आपकी बॉडी में लगाया हुआ था, जो कि वर्क कर रहा था और काम कर रहा था। लेकिन अब वो गैजेट अब वो वर्क नहीं कर सकता, तो अब बंदे ने ज़िंदा भी तो रहना है। तो ज़िंदा रहने के लिए हम उसी गैजेट नुमा स्ट्रक्चर पर एक गैजेट प्रिपेयर करते हैं एक अलग से, जिसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डायलिसिस। अब डायलिसिस में जो मशीन्स हम यूज़ करेंगे, यूँ कह लीजिए कि दो मेथड्स हैं जिससे हम डायलिसिस करते हैं। ठीक है जी, तो जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें पहला जो मेथड है इट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस। और दूसरी जो सेकंड फॉर्म है या सेकंड टाइप है आप कह लीजिए या मेथड है, इट इज़ कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसको हेमोडायलिसिस भी पढ़ा जाता है। तो आपने याद रखना है कि अब आपने ब्लड को क्लीन करवाना है, उसी तरह क्लीन होगा जिस तरह किडनी करती थी, लेकिन किडनी अब अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी आर्टिफिशियल मेथड को यूज़ करने लगे हैं जिसमें आप मशीन्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टू मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज पेरिटोनियल डायलिसिस एंड द सेकंड इज हेमोडायलिसिस, विच इज़ आल्सो कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ठीक है जी, आइए पहले हम इसको यहाँ तक रीड कर लेते हैं। द किडनी फेलियर इज़ ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है जी, अगर आपने किडनी फेलियर यानी रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट करनी है तो दो मेथड हैं। द फर्स्ट इज़ डायलिसिस एंड द सेकंड इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। तो आइए सबसे पहले हम डायलिसिस के बारे में देखते हैं। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, यानी आर्टिफिशियल वे या आर्टिफिशियल मेथड को यूज़ करके अगर आप अपने ब्लड को साफ करवाते हैं, इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस। अच्छा जी, जैसा कि आपको बताया गया, जो फर्स्ट मेथड है इट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको सुननी पड़ेंगी, ज़रा गौर करिएगा। आपका जो एब्डोमेन है, जिसको हम पेट कहते हैं, इस एब्डोमेन के सेंटर में एक होल है विच इज़ कॉल्ड गट, विच इज़ कॉल्ड गट। पहले में भी आपने ये चीज़ कभी ना सोची हो, ठीक है, कि इस गट का क्या हमारी बॉडी में फंक्शन है।
देखिए हमारी बॉडी में हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब वैसे देखा जाए तो जिस तरह अब मेरे हैंड हैं, हाथ हैं, इससे मैं मार्कर उठा रहा हूँ, कोई डिफरेंट चीज़ उठा रहा हूँ, तो ये रूटीन में यूज़ होने वाला ऑर्गन है। मेरे हाथ हो गए, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो पूरा ऑरल कैविटी है वो यूज़ हो रही है, कानों से सुन रहा हूँ, ईयर्स यूज़ हो रहे हैं हियरिंग के लिए। इसी तरह मोस्टली हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो हमें पता हैं कि इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। लेकिन मे बी आपने कभी ये ना सोचा हो कि हमारे एब्डोमेन में जो सेंटर में होल है, ठीक है, जिसको गट कहते हैं, इसका क्या फंक्शन हो सकता है। तो आइए आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है अगर आपने ये करवानी है तो ये करवाने के लिए आपको इस गट की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये जो गट है, इस गट के अंदर इंटरनली एक कैविटी होती है विच इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी, विच इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। और उस कैविटी के ऊपर लाइन अप हुआ होता है पेरिटोनियम। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वर्ड है कि गट के इनसाइड पेरिटोनियल कैविटी होती है और वो कैविटी लाइन अप हुई होती है पेरिटोनियम से। यानी पेरिटोनियम जो है वो एक लेयर होती है जो कि इस पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर अटैच होती है, या कह लीजिए कि उसके ऊपर डिपॉजिट होती है, ठीक है। और इस पेरिटोनियम में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। पेरिटोनियम में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल मीन टू से आर्टरीज, कैपिलरीज एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। पहला इतना सुन लीजिए, मैंने यही लिखा। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फ्लूइड होता है विच इज़ कॉल्ड डायलिसिस फ्लूइड। ये डायलिसिस फ्लूइड जो होता है ये फ्रेश फ्लूइड होता है, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में होता है। इसको हम पंप करवाते हैं फॉर अ टाइम, कुछ लम्हात के लिए, कुछ वक्त के लिए। कहाँ पर? अपनी पेरिटोनियल कैविटी में। कहाँ पर होती है? गट के इनसाइड। और इसी पेरिटोनियल कैविटी पे, जैसे मैंने आपको बताया, लाइन अप हुआ होता है, डेपोजिशन हुई होती है एक लेयर की विच इज़ कॉल्ड पेरिटोनियम। क्या मौजूद होती है? पेरिटोनियम। और ये पेरिटोनियम कंटेन करती है किस चीज़ को? ब्लड वेसल्स। यानी इधर आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह जो हैं वो पड़ी हुई होती हैं। अब पेरिटोनियम पे आपको पता है कि ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स में आपको पता है, कह लीजिए कि ब्लड है, और उसी ब्लड के अंदर तमाम की तमाम वेस्ट हैं। उन वेस्ट को ही हमने रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए असल में लिया जाता है डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। अब ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, वहाँ से पेरिटोनियम में जाएगा, और जो पेरिटोनियम है वहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। अब ये होगा कि उन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड पड़ा होगा वो ब्लड डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। डिफ्यूज़ का मतलब कि वेस्ट जो हैं वो ब्लड वेसल्स में ज़्यादा हैं और फ्लूइड में क्या है ही नहीं, एक हिसाब से आप कह लीजिए कम है। तो किसी भी चीज़ का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो होगा ये कि ब्लड वेसल्स में जो वेस्ट हैं वो सारी की सारी मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ब्लड में हायर कंसंट्रेशन में है, वो हायर से लोअर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। यानी इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही उसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी तो आपकी जो ब्लड वेसल्स में ब्लड है वो फ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना भी वेस्ट है वो सारे का सारा वेस्ट जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले तो ये डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्रेश होगा, लेकिन बाद में ये भी एक हिसाब से आप कह लीजिए कि हम कह देंगे कि ये अब एक यूज फ्लूइड कहलाएगा। यूज फ्लूइड का मतलब कि अब इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसमें आकर वेस्ट जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। इस तरह ये पेरिटोनियल कैविटी से क्योंकि ये काम करवाया जाता है जो कि गट के इनसाइड है, दैट्स वाई हम इस डायलिसिस का नाम रखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स वो आपने याद रखनी है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये आपको एवरी डे परफॉर्म करनी पड़ती है। यानी जिस पेशेंट ने भी पेरिटोनियल डायलिसिस करवानी है वो उसको हर रोज़ करवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये हर रोज़ करवानी पड़ती है। इसका प्रोसीजर ही कुछ इस तरह का है। जैसे आप हर रोज़ अगर खाना खाते हैं, यू ईट मील,
तो हर रोज़ आपकी बॉडी में वेस्ट भी बनती है, ठीक है, तो किडनी बनवा रही है लिक्विड वेस्ट। इसी तरह जब आप खाना खाएंगे तो आपके ब्लड में वेस्ट मौजूद होंगी, तो उन वेस्ट को रिमूव करने के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस आपको हर रोज़ करवानी पड़ेगी, जिससे हर रोज़ आप खाएं भी तो आपका वेस्ट भी जो है वो रिलीज़ हो। जी, अब पेज नंबर 27 पे पेरिटोनियल डायलिसिस को रीड करने से पहले पेज नंबर 28 के टॉप पे आप एक डायग्राम देखिए, ठीक है जी। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे ऊपर देखिए बॉडी ऑर्गन्स लिखा हुआ है, और बॉडी ऑर्गन्स के बाहर येलो कलर की एक लाइन जो है वो मार्क की गई है, विच इज़ कॉल्ड पेरिटोनियम। आपको नज़र आ रहा होगा, लेबल किया गया है। और उस पेरिटोनियम में देखिए, उसको बाहर ओपन करके दिखाया कि आपको ऊपर से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ट्रैवल कर रहा है और आपकी पेरिटोनियम कैविटी तक आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक ऑपोजिट एरो लगा है फॉर ड्रेनेज का। ड्रेनेज का मतलब कि अब वो डायलिसिस फ्लूइड गया था, वहाँ पे कुछ वर्क करके वापस आया है। ड्रेन का मतलब कि अब वो क्या हो चुका है, वो फ्लूइड यूज़ हो चुका है, उसमें वेस्ट आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पेरिटोनियम की डायग्राम को जब उन्होंने ओपन करके दिखाया तो अंदर लिखा हुआ है वेस्ट मटेरियल्स मूविंग, और उसके राइट साइड पे ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स में से वेस्ट जो हैं वो सारे के सारे मूव कर गए हैं उस स्काई ब्लू कलर में, और वो स्काई ब्लू कलर ऊपर देखेंगे तो आप डायलिसिस फ्लूइड है। तो पहले वो डायलिसिस फ्लूइड जो था टॉप पे लगा हुआ था वो बिल्कुल फ्रेश था, लेकिन जैसे वो कैविटी में आया अब वो क्या हो चुका है, यूज़ हो चुका है, जिस वजह से उसे ड्रेन करवा लिया जाएगा, बाहर निकलवा लिया जाएगा। जी, आइए से रीड करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity, यानी पेरिटोनियल कैविटी में इसको कुछ लम्हात के लिए, कुछ वक्त के लिए पंप करवाया जाता है, which is the space around gut, जो कि गट के इर्द गिर्द की जगह है, ठीक है जी। This cavity is lined by peritoneum, और इसके इर्द गिर्द जो है वो एक लेयर मौजूद होती है, which is called peritoneum. Peritoneum contain blood vessels। अब पेरिटोनियम में क्या पड़ी हुई हैं, ब्लड वेसल्स। When we place dialysis fluid in peritoneal cavity, जैसे ही हम पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड को प्लेस करते हैं, भिजवाते हैं, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल्स है फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स, जितना भी ब्लड वेसल्स में मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल, वो सारे का सारा डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, कि वो सारे का सारा डिफ्यूज हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड में, विच इज़ देन ड्रेन्ड आउट, जिसको बाहर निकाल लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, बट मस्ट बी डन एवरी डे, लेकिन ये आपको हर रोज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद जो आपकी सेकंड टाइप आती है, इट इज़ कॉल्ड हीमोडायलिसिस, जिसको हेमोडायलिसिस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस डायलिसिस में एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मशीन कह लीजिए कि एक अपरेटस यूज़ किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड डायलिज़र। डायलिज़र या डायलाइज़र जो है ये एक ऐसा अपरेटस होता है जो कि लॉन्ग ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, या लॉन्ग ट्यूब्स पे कंसिस्ट करता है। इन लॉन्ग ट्यूब्स को एक ही इनकी प्रॉपर्टी है जो आपने फिल वक्त याद करनी है, कि ये जो जितनी भी लॉन्ग ट्यूब्स हैं ये तमाम की तमाम सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल का मतलब कि इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो कि क्या होती हैं, सेमी परमिएबल फॉर वर्क यानी इन्होंने जो अपना परफॉर्म करना है फंक्शन, उसके लिए इनके ट्यूब्स को जो है वो सेमी परमिएबल बनाया गया है। अब स्टूडेंट्स आपको ये बता दिया जाए तो ये बेहतर है कि जो डायलिसिस है ये आपने याद रखना है कि ये सिर्फ डायलिसिस सेंटर में परफॉर्म होती है। डायलिसिस सेंटर से मुराद कि इसको आप घर पे परफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपरेटस जो है, एक पहली बात तो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये स्पेसिफिक अपरेटस है जो कि डॉक्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डायलिसिस सेंटर में ये आपको 3 डेज पर वीक, यानी एक हफ्ते में कमो बेश आपको 3 दफ़ा ये डायलिसिस सेंटर में जाकर हीमोडायलिसिस करवानी पड़ती है, ठीक है जी। तो इसके लिए पहले बुक पे आप डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी हद तक पेरिटोनियल डायलिसिस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि डायलिसिस फ्लूइड लिया जाएगा जिसको यूज़ किया जाएगा, पहले वो फ्रेश होगा, बाद में वो क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। उसी से रेलिवेंट जो है वो ये हीमोडायलिसिस है, लेकिन इसका अपरेटस जो है वो चेंज है।
और इसका जो मेथड है वो भी चेंज है, लेकिन जो इसका मटेरियल है वो सेम ही है कि डायलिसिस फ्लूइड इसमें लिया जाएगा। अब देखिए डायग्राम में जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है उस पर आपको वेंटिलेटर पे एक पेशेंट नज़र आ रहा है। उस पेशेंट की जो नर्व है यानी जो आर्टरी है आप देख सकते हैं, यहाँ से मशीन को लगाया गया है। आप देखिए वो बिल्कुल स्ट्रेट एक ट्यूब जा रही है जिसके ऊपर ब्लड पंप लिखा हुआ है, और वो ब्लड पंप होके आगे डायलाइजर ट्यूब्स आपको ज़्यादा सारी बनी हुई नज़र आ रही हैं, और वो डायलाइजर ट्यूब वापस जो है वो ब्लड फ्रॉम डायलाइजर टू वीन यानी दोबारा वीन से जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ऊपर देखिए लिखा हुआ है ब्लड फ्रॉम आर्टरी टू डायलाइजर, आपको पता है कि ब्लड जो है हार्ट आर्टरी के थ्रू क्या करता है, अवे करता है। तो अवे करने से मुराद है जितनी भी आर्टरीज हैं वो ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट से बाहर की तरफ, तो आर्टरी के थ्रू जो है वो ब्लड निकाला जाएगा, डायलाइजर जो मशीन है उसमें से ट्रैवल करवाया जाएगा और वीन के थ्रू जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। वेन कहते हैं इसको। ठीक है जी, अब क्या होगा कि जैसे ब्लड पेशेंट की बॉडी से पंप किया जाएगा तो वो डायलाइजर ट्यूब्स में आएगा। अब देखिए डायलाइजर ट्यूब के नीचे आपको फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड नज़र आएगा और यूज डायलिसिस फ्लूइड नज़र आएगा। ठीक है, इसको डायलाइजर फ्लूइड या डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा एक जगह फ्रेश है एक जगह यूज्ड है। इट मीन्स डैट कि जो फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड है वो इन ट्यूब्स में ट्रैवल करेगा, क्योंकि ये ट्यूब्स जो हैं आपको पता है कि ये ट्यूब सेमी परमिएबल हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स हैं। तो जैसे इन ट्यूब्स में से ब्लड गुजरेगा तो इनके सराउंडिंग सारे का सारा डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होगा। ये डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा, जितना ब्लड ट्रैवल कर रहा होगा उसमें से सारी की सारी वेस्ट को निकाल कर अलग कर दिया जाएगा। ऊपर से आपको नज़र आ रहा है एक ट्यूब निकल रही है विच इज़ कॉल्ड यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड। तो वो यूज़ होता जाएगा और जितना ब्लड में वेस्ट है उसको रिमूव करता जाएगा। ठीक है जी, तो आ जाइए हीमोडायलिसिस में। हीमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन apparatus which is called dialyzer. The dialyzer contain long tubes, the walls of which act as semi-permeable membrane. यानी लॉन्ग ट्यूब्स हैं और उन ट्यूब्स की जो ट्यूब्स हैं उनके ऊपर सेमी परमिएबल यानी छोटे छोटे पोर्स हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स, यानी ब्लड जो है वो ट्यूब में से फ्लो करेगा, ट्रैवल करेगा और उसी के सराउंडिंग आपका फ्लूइड ट्रैवल करेगा। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव करेंगे ब्लड से कहाँ पर, डायलिसिस फ्लूइड में, और जितने का जितना क्लीन ब्लड होगा वो रिटर्न कर जाएगा किसमें, बॉडी में। तो आपको नज़र आ रहा है कि वो ऑपरेटर से ब्लड ट्रैवल करके वापस कहाँ जा रहा है, उस पेशेंट की बॉडी में। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स 3 times per week। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डायलिसिस सेंटर में किया जाता है हीमोडायलिसिस, और ये 3 days पर वीक यानी एक हफ्ते में 3 दफ़ा आपको करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि कैसे हमने 2 आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़े जिसके थ्रू हम अपने ब्लड को साफ़ करवा सकते हैं। ये तो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया डायलिसिस का। अब अगर फॉर एग्जांपल के अगर कोई पेशेंट है जो कि एलिजिबल है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब कि वो अपनी किडनी चेंज करवाना चाहता है, तो ये क्योंकि एक एक्सपेंसिव मेथड है तो ये वो ही कर सकता है जिसके पास ज़ाहिरी सी बात है बजट होगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि ये आपको इतनी जो मुश्किलात हैं उनमें से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसमें ये होगा कि एक दफ़ा किडनी को सर्च किया जाएगा, डोनर वो किडनी डोनेट करेगा, पेशेंट वो किडनी लगा लेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि वो किडनी कितनी देर वर्क करेगी। तो ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद इस चीज़ का सर्च किया गया, सर्चिंग के बाद एक्सपेरिमेंटेशन हुई तो पता चला कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो जो न्यू किडनी पेशेंट की बॉडी में लगेगी वो तकरीबन 10 से 15 ईयर्स जो है वो सर्वाइव कर सकती है, यानी 10 से 15 साल जो है वो किडनी काम मज़ीद कर सकती है। अब 10 से 15 साल इस वजह से क्योंकि जो पहली बॉडी में लगी हुई थी उसमें भी उसने कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म किया। ठीक है जी, अब आप जब इसको पेशेंट की बॉडी में लगाएंगे तो 10 से 15 साल जो है ये चल सकती है। इसके बाद वो फिर दोबारा ट्रांसप्लांट करवाए। ठीक है जी, तो इस तरह करके किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली, आपका जो एवरेज टाइम प्रोवाइड किया गया है 10 to 15 ईयर्स का, इसमें आपकी किडनी यूज़ आपने की और उसके बाद वो अब फेल हो गई। अब आप दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पहली किडनी फेल हुई
आपने नहीं लगवाई, फिर फेल हुई तो आप दोबारा नहीं लगवा लेंगे, ऐसा नहीं है। उससे पहले कुछ देर आपको अपनी बॉडी के सिस्टम को डायलिसिस पे रखना पड़ता है। डायलिसिस पे रहकर कुछ दिन वो उस पर सर्वाइव करता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो डोनर को सर्च करना पड़ता है, उसके बाद डोनर का ब्लड मैच होना चाहिए, ठीक है। डोनर जो है वो आपका रेलिवेंट मीन टू से आपका रिलेटिव भी हो सकता है या कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है जो रिलेटिव ना हो। ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट में देखे जाते हैं। तो आइए इसे हम रीड कर लेते हैं। वी नो दैट डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर few days and is unpleasant for patient and attendants जिन्होंने डायलिसिस करनी है डायलिसिस, ठीक है, और पेशेंट जो खुद है जो कि डायलिसिस करवा रहा है, उनके लिए ये अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट यानी नाखुशगवार है, ये अच्छा उनके लिए नहीं, उन्हें नहीं फील होता। तो एन अदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एंड स्टेज किडनी फेलियर यानी अब किडनी तो काम कर ही नहीं रही, वो फेल हो चुकी है, तो अब आप न्यू किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये है कि एक डोनर की किडनी को जो पेशेंट है उसकी किडनी के साथ क्या कर दिया जाए, रिप्लेस करवा दिया जाए। किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर। डिसीज्ड यानी जो डोनर मरने वाला है या मरहूम है उसकी बॉडी से निकाल ली जाए किडनी, ठीक है, या लिविंग डोनर जो अभी जिंदा है। द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। बिफोर ट्रांसप्लांट, यहाँ से बात सुनने वाली है कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं। द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड, कि उनके जो टिश्यूज़ हैं, प्रोटीनियस टिश्यूज़ हैं जहाँ पे प्रोटीन है, उनका मैच होना ज़रूरी है। डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स बॉडी एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम, यानी पहले उस किडनी को लाया जाएगा, पेशेंट की बॉडी में लगाया जाएगा और उसके यूरिनरी सिस्टम के साथ उसको अटैच कर दिया जाएगा, यानी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और जिस तरह वो पूरा सिस्टम है। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर्स। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 10 से 15 साल का एवरेज टाइम होता है कि एक जो डोनेटेड किडनी दी जाती है एक पेशेंट को, वो पेशेंट की बॉडी में 10 से 15 साल जो है वो सर्वाइव कर सकती है। When a transplant fail, अगर किसी वजह से ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, द पेशेंट में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसको दूसरी ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है और दूसरी मरतबा किडनी प्रोवाइड की जाती है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम। इंटरमीडिएट टाइम यानी कुछ देर के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको डायलिसिस पर रखा जाता है, क्योंकि पहले अभी ट्रांसप्लांटेशन की थी वो रिजेक्ट हो गई, अब थोड़ी देर के लिए बॉडी भी तो बैलेंस करनी है ना, तो बॉडी को डायलिसिस पे लगा दिया जाता है। इट में बी हीमोडायलिसिस, इट में बी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा जो है वो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रांसप्लांटेशन में आती हैं। प्रॉब्लम्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, क्या आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई वो रिजेक्ट हो गई, ट्रांसप्लांटेशन हो ही नहीं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इम्बैलेंसिंग इन बॉडी सॉल्ट्स विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर्स। मतलब कि आप, क्योंकि आपको पता है किडनी का काम था कि उसने यूरिन फॉर्मेशन करनी है, वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप किडनी चेंज करवा रहे हैं और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो गई है किसी भी वजह से, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट्स में से कुछ सॉल्ट्स का काम है आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब जाहिर सी बात है जब सॉल्ट सही तरह प्रोवाइड नहीं होंगे तो आपको बोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अल्सर हो सकता है, मतलब ज़ख्म बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि कैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आपने वो भी देखा, और आपने एवरेज लाइफ टाइम भी देख लिया कि किडनी का एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली ये चैप्टर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, इसके लिए आप चैप्टर के स्टार्ट पे आ जाइए, ठीक है जी। तो पेज नंबर 18 पर होम्योस्टेसिस में आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स एग्जांपल्स। तो उसमें आपने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखकर ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन, ये इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है।
सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 20 पर है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स ये 3 टॉपिक हैं, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, इसमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है जी। तो आपने इन तीनों क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 22 पे, तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को कंप्लीट राइट करना है, इसमें कोई कटिंग नहीं है क्योंकि ये आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपने किडनी की डायग्राम भी बनानी है और उसको लेबल भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन किडनी के नीचे ही है, राइट अ नोट ऑन फंक्शन ऑफ किडनी, सॉरी राइट अ नोट ऑन यूनिट ऑफ किडनी, या फिर राइट अ नोट ऑन नेफ्रॉन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आपने किडनी के नीचे जितनी थ्योरी मेंशन की गई है बुक पे वो कंप्लीट लिख के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि पेज नंबर 24 पे राइट साइड पे बना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम तो आपने नहीं बनानी, लेकिन इसकी थ्योरी को 3 स्टेप्स में आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें आपने हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूरिन के बारे में पढ़ा था, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। स्टूडेंट्स इसके बाद किडनी स्टोन्स भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपने किडनी स्टोन्स की डेफिनेशन, उसके कॉजेज़ और उसके सिम्टम्स आपने एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट याद करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो डायलिसिस और उसकी टाइप्स हैं, क्या आपने डायलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी टाइप्स के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे। तो इस तरह ये आपके पूरा जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको PDF फॉर्म में MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन लेक्चर्स के साथ ही जो रिकॉर्डिंग की गई है। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी आपको प्रॉपरली जो है वो समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको इस वीडियो के लास्ट पे WhatsApp नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर वॉइस टेक्स्ट करके, ठीक है जी, आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर जल्द अज जल्द करेंगे। थैंक यू सो मच।